चलिए बच्चा लोग, हम लोग लास्ट क्लास तक डिफरेंशिएशन का बेसिक सीख लिए थे। आज डिफरेंशिएशन में मैं आगे बढ़ना था और मैं बात भी किया था कि अगले लेक्चर में, मतलब इस लेक्चर में हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा वाला पार्ट सीखेंगे डिफरेंशिएशन का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में आज देखते हैं। पहले तो फटाफट से इतना लिख लो, ये वाला था। उसके बाद दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हम कुछ सीखते हैं। ठीक है, और उसके लिख लिए होगा अब तक। चल देखो, डिफरेंशिएशन में ये मैक्सिमा डिफरेंशिएशन में मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट हम लोग वापस से काइनेमेटिक्स, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में यूज करेंगे जो क्लास में चल रहा है यूनिट एंड डायमेंशन के बाद, जिसमें हमें पूछ देगा कोई इक्वेशन देकर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम एक्सेलरेशन या मिनिमम वेलोसिटी, कुछ भी। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम उसी में पूछता है मेनली हमारे साथ। तो उसमें हमारा बहुत काम आना है, बहुत, मतलब एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मेंस देना है तो मेंस में एक आध मिल सकता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, आता है ऐसे क्वेश्चन आता है। खैर, ये है क्या? तो सबसे पहले कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब कोई इक्वेशन है y का जो कि x के फॉर्म में, यही देख लो ना, y का कोई इक्वेशन है जो x पे डिपेंडेंट है, उसी को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो कोई इक्वेशन है x के फॉर्म में, और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, कि सबसे पहले हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखो dy बाई dx, अब बोलोगे सर ये दोनों सेम नहीं है, कैसे डिफरेंशिएट होगा? अरे ऐसे दिख रहा ना, बट एक्चुअली में y कैसा है? 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो y ऐसे लिखेंगे इसको, d बाई डी एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x। अब तो हो गया ना, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो अब तो होगा। तो खैर वही बात पहले लिख दिए कि इतना बड़ा ना लिखना पड़े इसके लिए कि y जो भी है वो x के फॉर्म में है, तो ये डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, डिफरेंशिएट होने के बाद आप क्या करेंगे कि जो कुछ भी आया, डिफरेंशिएट करने पे जो कुछ भी आया, डिफरेंशिएट किए इसको, तो जो कुछ भी आया आप उसको जीरो से इक्वेट करें। और यही ये जीरो से इक्वेट करने वाला जो स्टेप है, इसी में हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम लोग इसी स्टेप में निकाल लेते हैं। कैसे? तो जो भी आया उसको जीरो से इक्वेट करके। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज मैक्सिमम और मिनिमम पे हमेशा ही जीरो पे होता है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन। अच्छा, एक्चुअली में ना डिफरेंशिएशन मींस चेंज ऑफ रेट। ये एक्चुअली में dy बाई dx को आप ऐसा पढ़ सकते हो, dy बाई dx is actually change of rate of change of y with respect to rate of change of x। एक्चुअली में देखो ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन बना कैसे, dy बाई dx डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये तो आप जानते हो। चेंज इन y, डेल्टा को हम लोग चेंज पढ़ते हैं, आप जानते हो, पहले से टेंथ में भी पढ़े हो। चेंज इन y बाई चेंज इन x। ठीक है, अगर ये चेंज बहुत छोटा हो जाए, ठीक है, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल का मतलब ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो। मतलब कोई तुमसे पूछे कि था कोई चीज चल रहा है, जरा बताना 0.1 सेकेंड पे और 0.1000001, बोल रहे हो ऐसे, 0.1 सेकेंड पे और 0.1001 दोनों में डिफरेंस है ना। तो इन कोई चीज चल रहा था 0.1 सेकेंड पे कहा था और 0.0001 सेकेंड पे कहा, ऐसे कोई डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे लिया, उसके बाद ऐसे पूछ लिया, तो अभी जो चेंज हुआ होगा बहुत स्मॉल हुआ होगा। अरे हम अभी एक सेकंड पहले यहाँ थे, उसके अगले सेकंड में यहाँ हो सकते, समझ में आता है, बट एक सेकंड पे यहाँ थे और अगले सेकंड के 1 2 3 4 5, मतलब 5000वें हिस्से पे कहा हूं, है ना। यहाँ से शुरू किया जस्ट, मतलब तुम, ये इतना छोटा समय होता है कि तुम प्रैक्टिकली सोच नहीं सकते, इतना छोटा समय होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, टेंड्स टू जीरो वाला बात, टेंड्स टू जीरो। ऐसे जब ये चीज चेंज बहुत छोटा हो जाए, इतना छोटा कि आप उसको जीरो मान सकते हैं कि कुछ चेंज नहीं हुआ, इतना छोटा, तो आप इसी डेल्टा को डी लिखते हो, समझे। तो डी इज नथिंग बट डेल्टा, डी इज नथिंग बट डेल्टा। डी एक्चुअली मीन्स अ वेरी स्मॉल चेंज, D actually means a very small change, or you may say a change in a very small point of time, बहुत छोटे समय में जो चेंज होता है, that is called delta। ठीक है, सॉरी D, डेल्टा तो नॉर्मल चेंज, कोई चेंज 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच के चेंज को डेल्टा बोलेंगे, that is change। 1 सेकंड और 2 सेकंड बहुत बड़ा टाइम होता है। ठीक है, जब ये जो D है ना, 1 सेकंड और 2 सेकंड का कई गुना छोटा हिस्सा है, इतना छोटा समय कि आप प्रैक्टिकली उसको इमेजिन नहीं कर सकते।
ठीक है। तो एक्चुअली dy बाई डी एक्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x। दोनों के चेंज का रेट का रेशियो है, चेंज का रेट का रेशियो, ठीक है। एंड माइंड इट, इससे स्लोप भी मिलता है, इससे स्लोप भी मिलता है। स्लोप अभी हम लोग पढ़े ना ग्राफ में, वैसा ही वाला स्लोप। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे इसका स्लोप क्या होगा, तो यू कैन गो फॉर dy बाई डी एक्स, ठीक है। इट ऑल्सो डिनोट स्लोप। चलिए, तो मैक्सिमम, अच्छा ये भी बता दो ना कि जीरो के बराबर क्यों होगा, जरा सोचो खुद ही। ऐसा कोई ग्राफ है, ये ग्राफ भी आपके सिलेबस का पार्ट है, इसको मिटाकर बनाते हैं, बट चलो अभी बना देते हैं। इधर है x, इधर है y, या थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाते हैं। इधर है वेलोसिटी, इधर है टाइम। देखो तो ये स्पीड बढ़ रहा था, टाइम यहाँ था, स्पीड यहाँ था, टाइम यहाँ था, स्पीड यहाँ था, टाइम यहाँ था, स्पीड यहाँ था, टाइम यहाँ, स्पीड यहाँ, टाइम यहाँ, स्पीड यहाँ, टाइम यहाँ, स्पीड यहाँ, जो भी। तो टाइम के साथ स्पीड में चेंज हो रहा है। बट तुम देखो, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज क्या है? रेट ऑफ चेंज अभी बताए थे, dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x। तो आप इसको बोल सकते हो कि अगर इस पॉइंट पे हमको dy बाई डी एक्स निकालना हो, इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स, तो y की जगह पे क्या है v, और x की जगह पे क्या है t, मतलब यू विल गो फॉर dv बाई dt। ऐसा इस पॉइंट पे कोई बात करे कि रेट ऑफ चेंज का बताओ क्या है, तो यू विल गो फॉर dv बाई dt, है ना, यही है। एक बात और यहां ध्यान दो, अभी बताया कि ये स्लोप है, और स्लोप के बारे में हम लोग बता चुके हैं कि इट इज tan थीटा, और यू कैन आल्सो गो फॉर टेंजेंट। टेंजेंट बनाइए और एक्स के साथ उसका एंगल देख लीजिए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो यहीं पे है, जरा यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो तुम। जरा बताओ इस मैक्सिमम पॉइंट पे एक्स के साथ एंगल कितना बन रहा है? आप बोलोगे सर क्या मजाक करें, आप खुद ही लास्ट लेक्चर में जब ग्राफ बता रहे थे तो बहुत अच्छे से डिटेल में गए थे वो ग्राफ वाले लेक्चर में इस बारे में। तो यहाँ तो एक्स का कोई एंगल नहीं बन रहा, तो जीरो, मतलब dy बाई डी एक्स, या पहले यूं बोलो कि ये स्लोप जीरो। स्लोप जीरो मतलब, क्योंकि स्लोप क्यों जीरो, क्योंकि थीटा ही जीरो बन रहा है, एक्स का कोई एंगल ही नहीं बन रहा। तो थीटा जीरो तो tan थीटा जीरो, tan थीटा जीरो, हाँ बिल्कुल सही है, थीटा जीरो तो tan थीटा भी जीरो, tan थीटा जीरो तो dy बाई डी एक्स भी जीरो। और वही बात तो लिखे हैं कि dy बाई डी एक्स जीरो आना चाहिए मैक्सिमम पे, उसी तरह मिनिमम पे भी वही होता है। देखो इसी ग्राफ को बना देते ना, VT ग्राफ को। ये ग्राफ भी आप ड्रॉ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। ये मैक्सिमम के लिए ग्राफ, मैक्सिमा के लिए, और ये मिनिमम के लिए ग्राफ दिखा दूंगा। यहाँ पे देखो मिनिमम वेलोसिटी यहाँ है, जरा बनाओ यहाँ पे स्लोप, देखो एक्स के साथ कोई एंगल नहीं, थीटा जीरो तो tan थीटा भी जीरो, और tan थीटा जीरो तो स्लोप जीरो तो dy बाई डी एक्स जीरो। मतलब चाहे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना हो या मिनिमम निकालना हो किसी इक्वेशन का, वहां पे dy बाई डी एक्स मतलब कि स्लोप जीरो ही आना। इसीलिए कहा कि मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए आप उसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए उस इक्वेशन को, उस पे x का जो भी वैल्यू आएगा वो या तो मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा, ठीक है। अच्छा अभी वापस एक बात देखो, मैक्सिमम पे भी जीरो और मिनिमम पे भी जीरो, मैक्सिमम पे भी जीरो, मिनिमम पे भी जीरो। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैक्सिमम पे भी जीरो, मिनिमम पे भी जीरो, तो हमें कैसे पता कि हम जो वैल्यू निकाल रहे हो मैक्सिमम है या मिनिमम है ना। अगर दोनों पे जीरो है तो ये तो नहीं बता सकते ना। हाँ इतना कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम भी मिल सकता है या मिनिमम भी मिल सकता है दोनों। अगर मैक्सिमम मिलना होगा तो यही मिलेगा, हो सकता है कि वो मैक्सिमम मिनिमम हो, ऐसा कर सकते हैं। बट अगर पूछे कि इनको मैक्सिमम ही चाहिए फिर क्या करें, तो उसके लिए उपाय है। अच्छा देखो इसको सॉल्व करने के बाद x का कुछ वैल्यू आएगा, कुछ भी आ सकता है, बहुत सारा आ सकता है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, या कितना भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन इक्वेशन। जैसे मान लो लीनियर इक्वेशन है या लीनियर एक वेरिएबल है तो एक वैल्यू आएगा x का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है मतलब दो वेरिएबल, दो वैल्यू आएगा। उसके अलावा जैसे जैसे आप बढ़ाते चलोगे उस तरह से वैल्यू भी बढ़ते चलेगा, x का पावर जितना अधिक होगा उतना आंसर मिलना। खैर जो भी, तो यहाँ पे x का बहुत सारा वैल्यू आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, जो भी आए। बट याद रखो कि जीरो के इक्वेट करने पे आया है तो जितना भी वैल्यू आया है x का वैल्यू जो भी आया है, देखो x का वैल्यू, उसको जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां पे हमको
या तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, तय, उसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, या तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। यू विल गेट आइदर मैक्सिमा और मिनिमम, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। यू कैन नॉट से कि दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर मैक्सिमा, और यू कैन नॉट से दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर मिनिमम with these two steps only. Okay, you will have to go for the next step which decides whether you will be getting maxima or minima. ठीक है, so for the third and last step, minded ये सिंबल में जानबूझ के यूज किया हूं, d2y by dx स्क्वायर, कैसे पढ़ते हैं इसको? ऐसे नहीं पढ़ते d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, d2y by dx स्क्वायर। दिस मीन्स यहां पे ये जो y का जो भी इक्वेशन होगा, यू विल हैव टू डिफरेंशिएट इट 2 टाइम्स। y का जो भी इक्वेशन मिलेगा, यू विल हैव टू डिफरेंशिएट इट 2 टाइम्स। वंस you will be differentiating and the answer which you will get, you will differentiate that answer once again। ठीक है, आपको एक बार इसको कोई भी इक्वेशन मिला, देखो ना, इसका यही मतलब है, y को एक बार डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करने में जो भी आया उसको दोबारा से डिफरेंशिएट किए, और फिर जो आंसर मिला उसको देखो। ठीक है, अभी ये जो भी इक्वेशन मिला, जो भी आंसर मिला, इस आंसर में देखो ये जो इक्वेशन मिला है, ये जो इक्वेशन मिला, या तो यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा, अगर कांस्टेंट मिल गया फिर तो बात ही खत्म, और अगर कोई वेरिएबल वाला इक्वेशन भी मिलता है तो उस वेरिएबल वाले इक्वेशन में से इस x का जो भी वैल्यूज है, जो भी वैल्यू जितना भी आए उसको पुट करेंगे x का। देखो क्योंकि ये भी जो इक्वेशन मिलेगा वो x के टर्म्स में मिलेगा, जी इन टर्म्स ऑफ x, दिख रहा ना, आगे हम लोग देखेंगे भी। एक एग्जांपल ऐसा देखेंगे जिसमें ये कांस्टेंट आ जाए, और जिसमें कांस्टेंट आएगा उसमें आंसर सीधा सॉल्व हो जाएगा, जिसमें ये कांस्टेंट नहीं आएगा उसमें एक स्टेप और बढ़ेंगे, वो भी एग्जांपल देखेंगे। ये वाला सिंपल वाला, ये वाला एक और स्टेप वाला है, देखते हैं। तो एक इक्वेशन मिला, उस इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू पुट किए, एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x यू विल कैन सॉल्व दैट इक्वेशन। और जैसे ही आप वो इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आइदर यू विल गेट अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर। माइंड इट, उल्टा होता है, अगर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आया तो यू विल बी गेटिंग मिनिमा फॉर दैट वैल्यू ऑफ x, यू विल बी गेटिंग मिनिमा फॉर दैट वैल्यू ऑफ x, जो x का वैल्यू रखे। देखो x अल्फा बीटा गामा बहुत सारा वैल्यू आएगा, जो भी है। तो अगर तुम अल्फा पुट किया और यहाँ पॉजिटिव आया, मतलब कि इस अल्फा को तुम इस वाले इक्वेशन में पुट करोगे तो द आंसर विल बी गेटिंग इज मिनिमम। पॉजिटिव आया तो मिनिमम, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आया तो मिनिमम, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम। अब देखिए एग्जांपल, सबसे पहले यू आर हैविंग एग्जांपल 1, y is equal to 3x square plus 5x, ऐसा कोई इक्वेशन है आपके पास, and you will have to find maxima और minima, maxima और minima। ठीक है, and भी बोल सकते थे बट यहाँ और ही बोले, क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही निकलना है। खैर कोई and भी बोले तो उससे टेंशन नहीं लेना, and अगर एक इक्वेशन एक ही आंसर आया मतलब मिनिमा नहीं मिलेगा या मैक्सिमा नहीं मिलेगा, देखते हैं। खैर जो भी बोले उसको देखते हैं। सबसे पहले हमें जो भी इक्वेशन उसको डिफरेंशिएट करना था। देखो वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, अब डायरेक्ट करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन। पिछले क्लास में बहुत अच्छे से सीखे थे। पावर को आगे मल्टीप्लाई किए 3 to the 6, उसके बाद वेरिएबल लिख दिया और पावर में से एक घटा दिया 1, 6x का पावर 1 प्लस इसका पावर आगे मल्टीप्लाई 5 1 या 5 x लिख दिए, और लिखने के बाद 1 - 1 0, तो 0 का वैल्यू 1 ही होता है, इसलिए x को भूल गए। इक्वेशन क्या मिला हमें? 6x + 5 इक्वेशन मिल गया। जो इक्वेशन था उसका dy by dx फाइंड किया, आ गया क्या? 6x + 5, ये हमें dy by dx आया। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy by dx जो भी आया उसको 0 से इक्वेट करना है। dy by dx जो भी है यही ना आया था, इसको 0 से इक्वेट किए। 0 से इक्वेट करने के बाद x का वैल्यू सीधा आ गया -5/6। ठीक है, सीधा आ गया। देखो यहाँ एक ही आंसर आया, लीनियर इक्वेशन है तो एक ही आंसर आना है। अगर 2 होता वेरिएबल, या सॉरी क्वाड्रेटिक होता तो 2 आता, यहाँ तो एक ही है ना, वेरिएबल का पावर कितना है 1, एक ही आंसर आएगा। खैर जो भी है उससे को मतलब नहीं। तो जो भी अभी एक आया तो सिर्फ अल्फा माने कि चलो जो आया वो अल्फा है। ठीक है, इसी को अल्फा बोल देते चलो, क्योंकि बोले अल्फा बीटा गामा कुछ भी आ सकता, तो जो आया हम उसको अल्फा मान लेंगे। चलो ये पहला, इसको हम अल्फा बोल देंगे। अब देखो ये जो वैल्यू आया है ना x का, इस x के वैल्यू को तुम इस इक्वेशन में पुट करोगे तो y का कुछ वैल्यू आएगा, और y का जो भी वैल्यू आएगा, देखो पुटिंग दिस वैल्यू, जो भी x वाला वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन fx इसको मानते हैं y के बराबर, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन fx इसको, यू विल गेट आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। मतलब जब तुम इसको पुट करोगे यहाँ पे तो तुमको या तो जो वैल्यू मिलेगा y का वो या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। क्या होगा ये तुम्हें नहीं पता, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, बट क्या होगा ये तुम्हें नहीं पता।
तो खैर नहीं पता तो नहीं पता, आगे देखो। उसके बाद फॉर द थर्ड स्टेप वी हैव टू डबल डिफरेंशिएट दैट y। इस y को हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है। अभी मुझे एक बात बताओ, इस y को एक बार डिफरेंशिएट तो हम कर लिए, देखो एक बार डिफरेंशिएट कर लिए, इस वाला का कर लिए। अब जो आया उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आया था 6x + 5, इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करना था। देखो अभी तो y ऐसा बन गया d2y, एक y यही y है, y को 2 बार डिफरेंशिएट करो। एक बार डिफरेंशिएट की तो ये आया, जो आया उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो। तो अभी देखो ना, एक बार दोबारा से कर देना। 6x कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल ddx ऑफ x 1 होता है, बताए थे। अभी हम डिफरेंशिएशन का सारा रूल याद होना चाहिए, बार बार बोले हैं। तो सबसे पहले 6 बाहर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, इधर लिखे थे, याद करना लास्ट क्लास में यहाँ पे लिखे थे। जब स्टार्ट जैसे ही किए थे तो शायद चौथा रूल था, इस तरफ ऐसे बांटे थे, इस तरफ एक रूल, इस तरफ एक सेट ऑफ रूल। दूसरे सेट ऑफ रूल में सेकंड लास्ट था शायद ये वाला, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। तो कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर दिए। वेरिएबल बचा क्या x, तो ddx ऑफ x 1 याद किए थे, तो सिर्फ 6 बचा, प्लस ddx ऑफ कांस्टेंट 0 बचा क्या 6 बचा हुआ। तो 6 क्या है, पॉजिटिव है ना। तो 6 अगर एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब इस ये जो इक्वेशन का जो भी वैल्यू आएगा, इसका जो भी वैल्यू आया, इसको जो हम इसमें पुट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग मिनिमम। पॉजिटिव है ये वैल्यू, अगर पॉजिटिव आया तो जब तुम इस इक्वेशन में पुट करोगे इस x वैल्यू को, तुमको क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। सो पुटिंग x as -5/6 इन दिस इक्वेशन यू विल गिव मैक्स, सॉरी मिनिमम मिलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। देखो पॉजिटिव और मिनिमम। चलो ये तो इसी में काम हो गया, तुमको यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट करके x का वैल्यू पुट करने वाला काम नहीं करना था। खैर यहाँ देखते हैं एक और इक्वेशन, सॉरी एक और क्वेश्चन। ऐसा जैसे ही ऐसा दिखा तुम्हें, तुमने से पहला स्टेप डिफरेंशिएट किया dy/dx ये तो देखो 3 3 9 पावर मल्टीप्लाई 9 x लिख दिए, 3 का पावर 1 घटा दिए 9x² प्लस पावर इधर मल्टीप्लाई हुआ 10 x लिख दिए, 2 में से 1 घटा दिए 1। तो एक बार डिफरेंशिएट करने पे ये इक्वेशन आया। तुमको डायरेक्ट करने आना चाहिए, बार बार करते समय नहीं होगा कि तुम बार बार आराम से रूल ब्रेक करके रूल यूज करो। हाँ स्टार्टिंग में 2-3 बार कर सकते हो, बट अब अच्छा खासा हो गया। उधर भी एग्जांपल लिए थे 1-2 बार, 2-3 एग्जांपल था, इधर भी तो एग्जांपल हो गया, तो 5-6 एग्जांपल तुम्हारे पास हो गया। अब ज्यादा नहीं, अब थोड़ा फास्ट, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करने पे ये क्वेश्चन तुमको मिला, हाँ एक बार डिफरेंशिएट कर ली, जो आया उसको 0 से बराबर करना, जो आया उसको 0 से बराबर करना था। आया 0 से बराबर किया, देखो x कॉमन निकालिए, यहाँ से x कॉमन निकाले, बचा 9x + 10 = 0। तो यहाँ से x 0 1 में तो दिख रहा डायरेक्टली, क्योंकि देखो इस वाले को अगर इस साइड लेके गए x 0 हो जाएगा, एक इक्वेशन। दूसरे बार में x को इस साइड लेके जाओ तो बचेगा क्या 9x + 10, और 9x + 10 में से x का वैल्यू निकालोगे तो 10 इधर गया तो -10 और बाई 9। पिछले बार x का सिर्फ एक आंसर आया था, देखो ये जिसको बोले थे अल्फा, इस बार 2 आंसर आया। तो चलो एक को अल्फा माने, एक को बीटा माने, बोले भी थे इसका जितना पावर बढ़ेगा उतना आंसर आएगा, ठीक है। तो 2 आंसर आया, चलो ठीक। अब इसको और इसको, इन दोनों को जब तुम इसमें पुट करोगे, इसको पुट करने पे भी या तो मैक्सिमम मिल सकता है या मिनिमम मिल सकता है, जो भी मिलेगा या तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। इसको भी पुट करेंगे तो या तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, बट क्या मिलेगा हमें नहीं पता। क्या मिलेगा पता करने के लिए हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलो इसका डबल डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन इसको किए तो ये आया था, अब इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 9 × 2 = 18, x का पावर 2 में से 1 घटा दिए 1, और 10 कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट बाहर ddx ऑफ x बचा था तो 1, ये इक्वेशन मिल गया। अब देखो ये इक्वेशन मिला हमें, पता है ना, इसको डिफरेंशिएट करने पे एक और इक्वेशन मिलेगा जो x टर्म में होगा। डबल डिफरेंशिएट किए, एक और इक्वेशन मिला जो x टर्म में होगा। अब इस x में इसका वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ 2 वैल्यू में मिला था, x = 0 पे, और सॉरी x = 0 और x = -10/9, दोनों को पुट किए। देखो पहले x का जगह -10/9 पुट किए, 18 × -10/9 + 10, ये इक्वेशन पूरा सॉल्व किए। एक बार आंसर आया -10। ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है। और अगर ये नेगेटिव है तो इसका वैल्यू जो भी तुम्हें मिलेगा, अभी देखो ये जो x का वैल्यू था, x का वैल्यू क्या था -10/9, इसको यहाँ पुट किए। जब इस वाले वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ, तो चूंकि इसका यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आया है, तो x = -10/9 पे ये इक्वेशन क्या देगा, मैक्सिमम, ठीक है। अब भी इसी इक्वेशन में दूसरा वाला x का वैल्यू पुट करते हैं, x = 0। यहाँ जैसे ही x = 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये बचेगा +10 एक पॉजिटिव नंबर है,
तो जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मिनिमम। दिक्कत है, पॉज कीजिए, वापस रिवाइंड कीजिए, बार बार देखिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हुई। ओके, चलिए यहां तक आज डिफरेंशिएशन खत्म हुआ। देखते हैं टाइम अगर 30 मिनट से कम हुआ होगा तो हम लोग इंटीग्रेशन का भी बेसिक, या सॉरी अभी 3 पॉइंट और डालना है, देखते हैं। चलिए तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा का ही एक कंसेप्ट मिस हो रहा था, इसको बस ऐड कर लेते हैं। नॉर्मली मैक्सिमा और मिनिमा जिसे आपको निकालना है वो तो आप सीख लिए। उसके अलावा एक और चीज बस ध्यान रखना, वो ही है ये, कई बार मैक्सिमम और मिनिमम निकालने ऐसा इक्वेशन का आता है। ठीक है, ऐसा इक्वेशन का दे देगा y इज इक्वल टू a sin x, ऐसे y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, है ना। जब ऐसा इक्वेशन हो जाए तो इसको उस टाइप से करने के बजाय सिंपली दिमाग में रखना कि sin x और cos x, देखो sin और cos दोनों x का ही है, अब कोई टेंशन नहीं। इसका मैक्सिमम और मिनिमा निकालना जिसमें a और b जो है वो कांस्टेंट है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी होगा, a एंड b आर कांस्टेंट्स। तो याद रखना इसका मैक्सिमम क्या होता है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज मैक्सिमम एंड माइनस ऑफ रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज मिनिमम। इसका यूज किसी किसी क्वेश्चन में आता है। फॉर एग्जांपल पूरे फिजिक्स में आपको 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसमें इस फॉर्म में हो। जो उनका मैथ्स है वो तो मैथ्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन वहां तो पूरा है। खैर जिनका फिजिक्स है और फिजिक्स में जो नीट के टॉप लेवल तक अगर जाना चाहते हैं देन माइंडेड कि इस तरह का क्वेश्चन 1 या 2 पूरे ही फिजिक्स में 11 तक मिलाकर आ सकता है। एंड टू नेग्लेक्ट ऑल द पॉसिबिलिटीज वी हैव डिड इट, है ना। हम लोग कोई पॉसिबिलिटी नहीं रखना चाहते कि अगर आ गया तो क्या, नहीं, एक भी है तो चलो ठीक है, देख लेते, इतना में क्या गया आपने। आगे देखो, 3 लाइन इंपॉर्टेंट है, 3 लाइंस। पहला, if sum of two numbers are constant then their products will be maximum when they are equal। इसको हटा रहा हूं, लिख लियोगे, पॉज करके पहले तो पूरा ही लिख लो। चलो अब आगे, ये देखो सम ऑफ टू नंबर्स आर कांस्टेंट, है ना। जैसे मान लो 8 है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 7, है ना, 2 + 6, 3 + 5, 4 + 4, 5 + 3, 6 + 2 एंड 7 + 1 देख सकते हैं। ये दोनों ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। चलो इसे तो सेम ही था इसलिए मिटा दी, 1 + 7 लिखो, 7 + 1 लिखो, सेम ही बात है। अब देखो 8 को इतना तरीके से लिख सकते हैं, सम सबका कांस्टेंट है, 7 और 1 8, 6 2 8, 5 3 8 और 4 4 8, है ना, सम इज कांस्टेंट। देन अगर किसी दो नंबर का सम कांस्टेंट है देन देयर प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट 7, इसका प्रोडक्ट 12, इसका प्रोडक्ट 15 एंड इसका प्रोडक्ट 16, देन प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम व्हेन दे आर इक्वल। सम ऑफ टू नंबर्स आर कांस्टेंट देन देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम व्हेन दे आर इक्वल। समझे? चलो इसको हटाओ। अगला, फॉर अ गिवन लेंथ एरिया इज मैक्सिमम फॉर अ सर्कल। जैसे मान लो आपको कोई बोल दिया 1 मीटर का वायर है, 1 मीटर का वायर है, इसको अलग अलग शेप में आप मोल्ड कर रहे हो, बताओ मैक्सिमम एरिया किसका। जैसे मान लो 1 मीटर के बाद तुम ऐसे भी कर सकते हो स्क्वायर के फॉर्म में, 0.25 मीटर का साइड, है ना। इसको तुम 1 मीटर को ऐसे भी कर सकते हो ट्रायंगल के फॉर्म में, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही कर लो, 0.33 मीटर, 0.33 मीटर, 0.33 मीटर, या फिर तुम इसको रेक्टेंगल बना लो ऐसे, इसको कर दो 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, तो कर दो 0.2 मीटर, 0.2 मीटर,
बट तुम इसको कितने भी शेप में कन्वर्ट कर लो, इसका जो एरिया है, ये वाला एरिया सबका तुम एरिया कैलकुलेट करके देख सकते हो। लेकिन याद रखना कि अगर 1 मीटर का ही कोई वायर इसी को डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर रहे हो तुम, देन इसका एरिया मैक्सिमम तभी होगा व्हेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सर्कल। ठीक है, एरिया इज मैक्सिमम फॉर अ गिवन लेंथ इन केस ऑफ सर्कल। ठीक है, सबका लेंथ, ये भी इसका पूरा पेरीमीटर 1 मीटर का, सबका पेरीमीटर 1 मीटर का होना चाहिए। पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री का लेंथ सबका 1 मीटर होगा, तो एरिया मैक्सिमम विल बी ऑफ सर्कल। ठीक है, इन द सेम वे अगर जैसे यहां लेंथ फिक्स की है, अगर तुमको कोई बोले कि हम वॉल्यूम फिक्स कर देंगे, वॉल्यूम फिक्स करने के बाद आप क्यूब बनाओ, क्यूब या क्यूबॉइड बनाओ, या फिर कोन बना लो। ठीक है ना, फॉर गिवन वॉल्यूम, सबका वॉल्यूम बराबर है, अंदर का वॉल्यूम, वॉल्यूम इज सबका पूरा वॉल्यूम अगर ले लें हम, इसमें भी वॉल्यूम ले लें, वॉल्यूम, देन वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम फॉर स्फीयर। स्फीयर को ऐसे देखो, ठीक है, स्फीयर बॉल, बॉल की तरह ही स्फीयर, इसका जो एक्चुअली में ऐसा बॉल। ठीक है, इसको हटाओ, ये एक्चुअल सिंबल है स्फीयर। ठीक है, देन वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम फॉर स्फीयर। तो फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फीयर इज मिनिमम, सॉरी गलत ही बोल रहा था मैं। वॉल्यूम अगर फिक्स कर दें तो वॉल्यूम मिनिमम नहीं होगा, इसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा, सरफेस एरिया मिनिमम होगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम फिक्स कर दें, सरफेस एरिया मीन्स आउटर सरफेस का एरिया, जैसे मान लो इसका 6 फेस है, इन दोनों का 6 फेस का एरिया निकाल लो इंडिविजुअल और सबको जोड़ दो, दैट विल बी कॉल्ड सरफेस एरिया। एक कोन है, एक कोन है ऐसा और नीचे में गोल, एक ऐसा कोन है, तो ये जो कोन था, कोन, ये कोन का बाहर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया सबको ऐड कर देंगे तो बनेगा सरफेस एरिया। तो फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फीयर, स्फीयर ऐसा, ठीक है, इस फॉर्म, स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया। ओके, चलिए अभी एंट्री करते हैं इंटीग्रेशन में। हम लोग का डिफरेंशिएशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। ये 3 लाइन को यूं ही बेकार मत समझ लेना, बहुत यूज आएगा, है ना, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, और ये तब साथ देता है जब कोई और साथ नहीं देता। मतलब ये नहीं पता हुआ तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट। देखो इंटीग्रेशन के बारे में बात किए थे, इंटीग्रेशन इज जस्ट ऑपोजिट टू डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज जस्ट ऑपोजिट टू डिफरेंशिएशन। देखो ना, डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन, एन को पावर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, वैल्यू लिख रहे थे और पावर में से एक घटा रहे थे, यही कर रहे थे ना। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर होना चाहिए, तो दोनों सेम रहेगा तभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे चेन रूल ऐसा कोई चीज नहीं होता, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ चेन रूल, तो यहां नहीं होता। खैर, अब देखो पावर, ये साइन इज फॉर इंटीग्रेशन, दिस साइन इज फॉर इंटीग्रेशन। किसी भी चीज का तुम इंटीग्रेशन निकाल रहे हो मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग एरिया। ठीक है, जैसे ये कोई ग्राफ है ऐसा, आप एरिया अंडर ग्राफ निकालते थे, 9th में भी निकाले होगे। मान लो ये एक्स और ये टी है, एक्स टी ग्राफ है, तो आप एरिया अंडर ग्राफ निकाले हो, तो ये एरिया अंडर ग्राफ, और यह भी पढ़े कि हर, या लास्ट ग्राफ में पढ़े थे कि हर ग्राफ का कोई ना कोई इक्वेशन होता है ना। ग्राफ ड्रॉ किससे होता है, इक्वेशन से। जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, किसका ग्राफ था, स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, किसका ग्राफ था, पैराबोला का। तो हर एक ग्राफ कोई ना कोई इक्वेशन से ड्रॉ होता है। तो अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देना, इस इक्वेशन को या तो इंटीग्रेट करें या इस इक्वेशन का ग्राफ बनाकर उसका एरिया का ग्राफ निकालें, दोनों बात बराबर है। इंटीग्रेशन मीन्स एरिया अंडर ग्राफ, इंटीग्रेशन मीन्स एरिया अंडर ग्राफ, माइंड इट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी देखो
यहाँ पे ये दोनों सेम होने पे डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, यहाँ पे ये x और ये, इसको बोलते हैं ऑपरेटर, ये सेम होना चाहिए, ठीक है, सब में हो। अब तक ये x और इधर वाला x, अच्छा ये क्या है भाई, दिस इज एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ 1 किसका है, अभी बताया था ना, डिफरेंशिएशन इज जस्ट अपोजिट टू इंटीग्रेशन, याद करो तो 1 डिफरेंशिएशन किसका आया था, डी डी एक्स ऑफ एक्स जब निकाल रहे थे तो डिफरेंशिएशन 1 आया था। मतलब अगर हम देखो इसको कैसे सॉल्व करें, ये ऐसे सॉल्व कर, इस dx को इधर लेके गए 1 dx और फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है, इसको इधर लेके गए और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेट करने पे क्या हुआ कि dx, देखो अभी बता dx, ये जो d है इसका उल्टा है ये इंटीग्रेशन, ये d का उल्टा क्या है इंटीग्रेशन, तो ये दोनों कट गया, बचा क्या x इज इक्वल टू 1 dx, 1 dx, 1 dx इंटीग्रेशन x आया, x इज इक्वल टू x, दोनों बराबर है, मतलब ये सही है। तो अगर तुम x को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 1, और अगर 1 को तुम इंटीग्रेट करोगे, 1 को ही तो इंटीग्रेट किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx है, 1 का ही इंटीग्रेशन, dx तो इंटीग्रेशन के लिए है, इंटीग्रेट तो 1 को किए, तो अगर तुम जैसे ऐसा था d dx ऑफ कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएट तुम कांस्टेंट को कर रहे हो ना, ये तो d बाई dx बता रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करना, उसी तरह ये dx बता रहा है कि इसको इंटीग्रेट करना, ये dx और ये सिंबल, ये दोनों मिलकर बता रहा है कि आपको उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना। 1 को सॉरी x को डिफरेंशिएट किए तो आया 1, और 1 को इंटीग्रेट किए तो वापस क्या आ गया x, तो डिफरेंशिएशन इज जस्ट अपोजिट टू इंटीग्रेशन। और भी बहुत कुछ दिखेगा, जैसे ये दोनों सेम है तो इंटीग्रेट किए, देखो इंटीग्रेट में यहाँ पावर मल्टीप्लाई किए थे और पावर में से एक हटाए थे, यहाँ पावर में एक ऐड की और पावर को डिवाइड किए, पावर में एक ऐड किए, पावर में एक ऐड की और जो ऐड किए उसी को डिवाइड किए, है ना, और साथ में एक c भी लिखते हैं, मतलब एक c भी कांस्टेंट के फॉर्म में लिखते हैं, वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर मान लो कोई कांस्टेंट होता है, जैसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, सो तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा 2x आएगा, एक बार इसको करेंगे फिर एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक थे प्लस वाले को अलग अलग कर दे रहे थे, तो ddx ऑफ x स्क्वायर क्या हुआ 2 बाहर, x का पावर 2 माइनस 1, तो ये, और ddx ऑफ 5 इज कांस्टेंट भूल गए, तो ये जो भूल गए तो तुमको ये देख के तो पता नहीं चल रहा ना x का पावर n, हो सकता है ये क्वेश्चन एक्चुअली में ऐसा होगा, x का पावर n प्लस 5 डिफरेंशिएट करते वक्त, तो ये जो कांस्टेंट है ये तो वापस इंटीग्रेशन में नहीं आता है, इसीलिए ये भी याद रखना कि एक्चुअली में कभी भी तुम जब डिफरेंशिएशन करके कोई भी नंबर लाए उसको वापस इंटीग्रेट करोगे तो जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम नंबर आ जाए, रीजन यही है कि जो भी कांस्टेंट है वो गायब होता चला जाता है, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट गायब हो गया, अभी तुमको पता ही नहीं तुम, और इसी को खत्म करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साथ में एक कांस्टेंट लिख देते हैं, ये कुछ भी हो सकता है और कभी उसका काम नहीं पड़ता तो बस लिख देते हैं प्लस सी, है ना, बस लिख देंगे। आगे देखो, अब बाकी से मैंने ट्रिक लगा ली है, याद करो वहां पे ऐसा होता, अगर बोले थे कि वेरिएबल का पावर 1 हो और उसके साथ जो भी कांस्टेंट होता है उसको एज अ होल, देखो यहाँ पे भी एज अ होल है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इस पूरे को एक होना पड़ेगा, यहाँ पे ax प्लस बी होता तो इंटीग्रेट होता, है ना, जैसा हम लोग वहां चेन रूल में पढ़ते हैं, यहाँ चेन रूल जैसा कुछ नहीं होता, बट फिर भी उस तरह का कंसेप्ट होता है, चेन रूल नहीं होता, उस तरह का कंसेप्ट होता है। तो ax प्लस बी का पावर में, तो ये पूरा एक टर्म बताए, अकेले होता तो x मानते हैं, अलग अलग मानते हैं, बट क्योंकि पावर में n है तो इस पूरे को एक मानेंगे, और पूरे को एक मानेंगे तो इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते नॉर्मली, ठीक है, बट फिर भी आपको एज ए ट्रिक हम अभी बता लेते हैं, डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि काम नहीं है, सीधा ट्रिक से, जैसे वहां ट्रिक लगाए थे वैसे ही, वहां जो कांस्टेंट होता था उसको मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे देखो सेम टू सेम रूल अप्लाई कर दिए, पावर था x का पावर n, पावर में एक ऐड किया उसी से डिवाइड कर दिए, पूरे को x माने और उसमें एक ऐड की उसी से डिवाइड कर दिए, बट साथ में क्या किए कि x का पावर 1 है तो ट्रिक लगाए, और ट्रिक लगाकर जो कोएफिशिएंट था उसको डिवाइड किए हैं, वहां मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ डिवाइड किए हैं वहां मल्टीप्लाई करते थे, प्लस सी हमेशा ही रहेगा। उसी तरह देखो साइन x होता तो सीधा माइनस कॉस x हो जाता, बट चूंकि यहाँ साइन के साथ इतना बड़ा टर्म है और ये टर्म सेम नहीं, वापस से वही प्रॉब्लम, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, सॉरी इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बट ट्रिक लगाए सीधा इंटीग्रेट कर दिए, मानकर एक टर्म और x का पावर 1 है तो उसका कोएफिशिएंट डिवाइड कर दिए। देखो डिफरेंशिएशन में साइन का कॉस था, कॉस का माइनस साइन था, यहाँ साइन का माइनस कॉस है और कॉस का साइन उल्टा, बोले ना जस्ट उल्टा,
साइन का वहां पे डिफरेंशिएशन कॉस था, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन था पीछे डिफरेंशिएशन, बट इंटीग्रेशन में साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस है और कॉस का साइन है। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं लास्ट वाला लेक्चर एक सीक्वेंस में देखो और सारा याद होते जाना चाहिए, नहीं तो फिर सब गुण गोबर है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/x dx ln x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आना था, बस वही है। उसके बाद उसी वाला टर्म पे ट्रिक लगाया है, इसी को बस बड़ा कर दी ax प्लस b के फॉर्म में, x का पावर 1 है तो a को डिवाइड हो जाएगा, जो आंसर था वही आंसर लिख दिए। देखो ln ax प्लस b सेम टर्म यहां लिखाया है, तो सेम टर्म यहां भी ax प्लस b ln के बाद लिख दिए। x का पावर 1 है और बगल में कोएफिशिएंट है, उसे डिवाइड कर दिया प्लस c, यहां भी प्लस c होगा, प्लस c हर जगह होगा, यहां भी प्लस c रख सकते हो, बट यहां तो पहले ही 1 है, रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, बट इसका काम नहीं पढ़ना है, इसको भूल ही जाओ, गलती से नहीं पढ़ना। उसी तरह सब ट्रिक है, आपको सब पता है। ddx ऑफ x 1 होता था, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, ये याद रखिएगा। इतना लिख लीजिए, इसका एक और पार्ट है आगे देखते हैं।